नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज थोड़ा सा दूसरी तरफ से चीज़ों को समझने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें। सत्ता में होने के नाते ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के पास सब कुछ उनके फेवर में ही है और विपक्ष एकदम से किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है। ये जैसा मैंने कहा, ये लगता है कि चूंकि वो सत्ता में है इसलिए उनको बढ़त हासिल है भी, लेकिन उनकी भी अपनी दिक्कतें हैं जिसको समझना होगा। अब सबसे पहले बात की शुरुआत यहाँ से करें कि सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कार्यप्रणाली से पक्ष और विपक्ष दोनों को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया। पक्ष से मेरा मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब तो विपक्ष है ही, जहां दोनों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि अगर विपक्ष फिर एक बार चुनाव हार जाता है तो उसको लग रहा है कि फिर वो विपक्ष रह ही नहीं जाएगा, बल्कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। और सत्ता पक्ष के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि अगर सत्ता पक्ष इस बार का चुनाव हार जाता है तो उसके बाद उसको क्या क्या झेलना पड़ेगा, इसको कहना यहाँ बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। वो तो जो चीज़ें सामने आएंगी तब देखा जाएगा। उसकी एक हल्की सी झलक जो कुछ पुराने लोग हैं उनको याद होगा, जब इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हारी थी तो उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ था। और मैं फिर एक बार पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी फिर भी इंदिरा गांधी थी, वो उससे झेल गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको झेल पाएंगे या नहीं पाएंगे मैं नहीं कह सकता। अब आइए बात की शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हर पार्टी का अपना अपना एक ढंग होता है, अपना अपना एक रवैया होता है। भारतीय जनता पार्टी का रवैया ये है कि ये जब भी पावर में आते हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो इस घोषणा के साथ आते हैं कि अब हम आ गए और अब हम नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ऐसी रही, जब वो पावर में नहीं थे तब भी दम्भी और गर्वोक्ति करते थे। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान की भलाई का ठेका उन्होंने उठा रखा है। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी यही हुआ कि वाजपेयी जी दोबारा आ रहे हैं, और खैर वाजपेयी जी की सरकार चली गई, ये हाल की बात है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब एक कहावत है, एक तो कोड़ ऊपर से खाज। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार दोबारा आई, और ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं कि वो सरकार जो थी वो बेसिकली एंटी कांग्रेस सरकार थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है नरेंद्र मोदी साहब कहते हुए आते थे कि बस हमें 5 साल चाहिए, किसी तरीके से आप दे दें वरना हम आपको दिखाएंगे। मैं बस 5 साल आपसे मांग रहा हूँ, गुहारते थे मैं 5 साल आपसे मांग रहा हूँ। बहरहाल ये तो सब सत्ता का तरीका होता है, और वो पूरी नियोजित ढंग से क्या नाम है बाकायदा नकली लाल किला बना के उन्होंने भाषण दिया, ये सब किया। और अन्ना हजारे एंड कंपनी ने आकर के पहले उसके लिए माहौल बनाया और तमाम तरीके की अफवाहें और झूठ भी फैलाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है वो सब सारी अख्तियार की गई। बहरहाल एंटी कांग्रेस वोट के चलते नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, और अब उसमें यह हुआ कि एंटी कांग्रेस के तौर पे सत्ता में आ तो गई, और 5 साल कुल मिलाकर के बहुत धीरे धीरे चलती भी रही। हालांकि 5 साल में उन्होंने ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया जिसको कहा जा सके। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी गिमिक्स के मास्टर हैं, तो वो गिमिक्स करने में काफ़ी आगे हैं। जैसे बताया कि वो 15 लाख रुपया और क्या नाम है ये सब तमाम बातें, और वो बहुत सी चीज़ें हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, आम लोग जानते हैं। तो इस गिमिक्स के सहारे वो दूसरी बार भी सत्ता में आ गए। अब तो एक तरीके से जैसा मैंने कहा कि जो पुरानी कहावत है कि एक तो बाघ दूसरे उसके हाथ में लाइट, बाघ के हाथ में बंदूक। अब दूसरी स्थिति में ये चीज़ आई, जब दूसरा कार्यकाल उनको मिला तो ओवर कॉन्फिडेंस में फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। जो उनकी सहायक पार्टियां थीं उनको उन्होंने चित्तर छीन करके और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए वो किसी भी हद तक गए। महाराष्ट्र हुआ या मध्य प्रदेश हुआ, ये सब सारी हाल की बातें हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष जो था पहली बार सतर्क होने लगा, और उसको पहली बार ये समझ में आने लगा कि भाई अगर अब हमने कुछ काम नहीं किया तो हम हमेशा के लिए मिट जाएंगे। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब की मुसीबतें हैं कि 100 साल का इतिहास और 6 साल का अटल बिहारी वाजपेयी का शासन और 10 साल का मोटा मोटा मान लीजिए नरेंद्र मोदी का भी शासन, इतने सब के बावजूद अभी भी भारतीय जनता पार्टी वैसी राष्ट्रव्यापी पार्टी नहीं बन सकी है जैसी कांग्रेस एक ज़माने में हुआ करती थी। नंबर 1 और नंबर 2, कांग्रेस का तो उनको जो क्या नाम है
खतरा है वो तो है ही है, लाख कमज़ोर हो गई, एक बड़ी पार्टी तो है ही वो। और उसके अलावा जो तमाम छत्रप हैं जो अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, जैसा मैंने कहा कि अभी भी मोटे तौर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 50% हिंदुस्तान पर ही भारतीय जनता पार्टी काबिज है, 50% हिंदुस्तान उसके प्रभाव क्षेत्र से अछूता है। उस प्रभाव वहाँ पर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के काम करती रहती है, जैसा मैंने बताया कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना और ये सब सारी बातें करना। ऐसा सत्ता पद में ऐसा सबके साथ होता है। नरेंद्र मोदी के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने कहा कि सत्ता के बल से हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बहुत पुराना सिद्धांत है कि जब आप किसी चीज़ पे कुछ वार करेंगे तो वो चीज़ भी आपके ऊपर प्रतिवार करेगी, पुराने चाणक्य ने भी कहा है। तो जब इन्होंने विपक्ष के लोगों को आउट ऑफ द वे जा करके और एक तरीके से गैर कानूनी ढंग से गिरा करके अपने आप को जमाना शुरू किया, तो दूसरी तरफ से भी चीज़ें सामने आने लगी। उद्धव ठाकरे ने अपने आप को जमाना शुरू किया, उनकी हाथ की रैली बताती है कि वो महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। वैसे भी अपने देश में वंशवादी शासन है, तो पिता के वंश को अगर आप इस तरीके से बेइज्जत करके निकालेंगे तो जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानती है। ये सब चीज़ें होने लगी। अब उसके बाद फिर वही वाली बात है कि जब अब विपक्ष इस बात को लेकर के सतर्क हो गया कि अब हमको अस्तित्व का संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है, तो फिर उसने भी रिएक्ट करना शुरू किया। और उसमें जो और भी तमाम रिएक्शन जो हुआ सो हुआ, और अब सबसे बड़ा रिएक्शन जो है वो नीतीश कुमार के रूप में सामने आया। वो सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय खिसियाहट हुई कि नीतीश कुमार को भी ये लोग जो थे वो और बाकी विपक्षी दलों के तरीके से खा लेना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार इमरजेंसी के चावा ने उनको तथा बता के आगे निकल गए। अब नीतीश कुमार के रूप में एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया है, जिसको हालांकि अभी भी पुराने ढंग से निपटना चाह रहे भारतीय जनता पार्टी वाले भी। जो तेजस्वी यादव के यहाँ रेड वेट पड़ी उसी चीज़ को दिखाता है। लेकिन नीतीश कुमार बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ और आकर के अब सामने आ रहे हैं। जातिगत मतगणना का कार्ड लेकर के आ गए, जिसको भी अखिलेश यादव भी चल चुके हैं। उसको उन्होंने समझ में उनके भी आ गया कि ये कार्ड हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। और कहीं ना कहीं वो पूरा कार्ड जो है खेल बिगाड़ने में ऐसा लग रहा है कि सक्षम साबित हो सकता है। इस तरीके से योगी जी और नरेंद्र मोदी जो है अपना आपा खो रहे हैं धीरे धीरे, उससे लग रहा है कि इस कार्ड में कुछ जान है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई में चीज़ें सब जायज़ होती हैं। आप वैसे कह सकते हैं कि जाति धर्म की राजनीति बुरी है, लेकिन आज की सच्चाई यही जाति धर्म की राजनीति, तो वही सामने आएगी, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ और मैंने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने में माहिर है कि अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब हम आ गए, हम ही रहेंगे। इसीलिए, और जाहिर सी बात है, अब ये कोई छुपी बात नहीं कि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो उनके पूरी तरीके से साथ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी की बात करूँगा। पहले इलेक्शन में, नरेंद्र मोदी के पहले इलेक्शन में यही मोदी जी थे, यही योगी जी थे, और 71 सीटें जीती थी उन्होंने। और उसके बाद फिर यही योगी जी है, यही मोदी जी है, इस बार उन्होंने 65 सीटें जीती। तो ये कहना कि चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आ रही, ये गलत है, समझ रहे हैं लोग, नंबर 1। और 2-3 चीज़ें इन लोगों को अलग से भी फ़ायदा हुआ, जिसका जो मतलब ये कहते जैसे एक बार मोदी जी ने कहा था कि हाँ मैं भाग्यशाली हूँ, तो भाग्यशाली तो मैं हूँ। कांग्रेस की तरफ से उनका जो पहला 5 साल था उसमें जो वंश को लेकर के, और क्या नाम है, जो सीनियर कांग्रेसी, जूनियर कांग्रेसी, और जो वंश परंपरा को लेकर जो झगड़े हुए, जिसमें 29 लोगों ने अलग अपना बना लिया, तो उसके चलते वो पूरे 5 साल तो राहुल गांधी को अपने आप को पार्टी में ही स्टेब्लिश करने में लग गए। तो वो क्या इनको चुनौती देते, वो भी एक तरीके से उनके खाते में ही गया। और इस तरीके की चीज़ें भी उनको मिली जो उनके फ़ायदे में रही। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो हैं वो निपट चुकी हैं, और विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद हो रहा है। जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल और दूंगा, ये आज की बात है कि केजरीवाल जो अपने आप को सबसे अलग जताते थे कि उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, उनके भी समझ में आ गया जब ये कि अब हमारी स्थिति खराब हो रही, तो वो भी गए कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़े। तो ये सब जो पूरा सिनेरियो है ये बता रहा है कि नरेंद्र मोदी को जो लगा कि सत्ता बल से वो चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। चीज़ें इतनी भी आसान नहीं होती। अगर सत्ता बल है तो साथ ही साथ विपक्ष के पास भी अपनी जनता का बल है। सत्ता बल और जनता बल दोनों में हमेशा झगड़ा चलता है, और उसमें अक्सर जनता ही जीतती है। अब ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जनता का बल है वो भी सामने आके खड़ा हो चुका है, और नीतीश कुमार भी सामने आके खड़े हो चुके हैं, ये भी बात सही है। और धीरे धीरे विपक्ष ने अपने आप को लामबंद करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि उसके समझ में आ गया है कि अगर वो लामबंद नहीं हुए
तो फिर उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। और यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो सत्ता की राजनीति को यहाँ तक ले आए हैं कि अब उनके सामने भी अस्तित्व का सवाल है कि अगर वो नहीं जीतते तीसरी बार तो उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तीनों का क्या हाल होगा। ये भी इसके बारे में तो केवल देखना उचित होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल देखिए, समय बलवान होता है, समय अपनी चाल चलेगा, चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं फिर ये कह के बात खत्म करूँगा कि जैसा सत्ता में होने के नाते जो एक परसेप्शन बनाया हुआ है या बन गया या बनाया गया है कि सत्ता पक्ष को बढ़त हासिल है, ऐसा कहीं नहीं है। उनको केवल सत्ता की बढ़त हासिल है। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास भी अपने अपने प्लस पॉइंट हैं जिनको लेकर के वो सामने आ रही हैं और सामने आएंगी भी। देखिए क्या होता है। साल भर की बात है, साल बीतती देर नहीं लगती। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मैं और भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपको बताता रह सकूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों की बात नहीं करता जानबूझ करके, क्योंकि आंकड़े थोड़ा सा बोरिंग भी होते हैं और जो सिनेरियो है, जो ट्रेंड चल रहा है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे लगता है कि ये भी एक बेहतर तरीका है चीज़ों को समझने का। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है तो आंकड़े तो उसमें भरे ही जा सकते हैं, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।